नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात करेंगे सबसे पहले पाक में गृह युद्ध। पाक में फिर तानाशाही का एक नई इबादत लिखी जा रही है। एक बार फिर तख्ता पलट की बुगाहट तेज हो गई है। और ये अब मैं आपको काफिला दिखाऊं जी। इनकलाब 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 रहेगा और सबने बंदोबस्त करना है। अगर हम वहाँ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे जब तक हमें खान नहीं मिलेगा। आप सबने टैंक्स का भी बंदोबस्त करना है। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर अपील है कि बुशरा मुसलमान भाई इमरान इस पूरे मुसलमान को नहीं मारता। ये पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तरीके से प्रदर्शन को आ लीड कर रहे रही हैं और वो अपने समर्थकों से कह रही हैं, इस राह के अंदर पुलिस भी होगी, जेलें भी होंगी, जेलें जो होंगी वो हमसे भरेगी, लाठी भी चलेगी, हाथों पर लाठी भी चलेगी, सीनों पे लगेगी, गोली भी चलेगी। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से, क्या फिर भी कहोगे जहां पर इस और आप सब इमरान खान के बताएंगे समर्थक बेकाबू हो चुके हैं। उनकी रिहाई को लेकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। डी चौक पहुंचे हैं इमरान के समर्थन में। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे डॉक्टर प्रमोद पाहवा जी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। तस्वीरें तो सर जो आप कह रहे थे वही बयां कर रही हैं कि एक नया देश, एक नया मुल्क। प्रमोद जी। नेचुरली बात है, ऐसा तो होता ही है। बाकी अभी तक तो बेकाबू या हिंसक नहीं हुई है इमरान खान की फोर्स, लेकिन आने वाले टाइम में हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये वो क्षेत्र है कन्याकुमारी से लेकर और पेशावर तक जो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से आजाद कराया था। तो ये पख्तूनख्वा जिस एरिया से आते हैं वहीं के गफ्फार खान थे, सीमांत गांधी थे। ठीक है, हिंसा इनकी रगों में बसी होती है, बदला लेना और हथियार चलाना इनकी रोजमर्रा की कार्रवाई होती है। लेकिन जब ये अहिंसा पर आते हैं तो उतने ही बड़े अहिंसक भी होते हैं। ऐसा हमने सीमांत गांधी के टाइम में भी देखा था और अंग्रेजों को उन्होंने बाहर निकाला था, सब जानते हैं। ये उसी प्रदर्शन और उसी को लेकर आए हैं। लेकिन आप ये बात मान के चलें कि हमारे थर्ड वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री हैं, चाहे उसमें बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो या पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये अगर कोई सोचता है कि ये आजाद हैं और पूरी तरीके से संप्रभु देश हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो गया होगा। क्योंकि आज 2 दिन पहले पूरे विश्व के अंदर लगभग 44 कंट्रीज में 66 अलग अलग शहरों में इमरान खान के समर्थन में वहां के जो प्रवासी पाकिस्तानी थे उन्होंने अपने प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले। उसमें से एक सबसे बड़ा जुलूस उन्होंने ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने निकाला और एक ट्रंप के सामने निकाला। तो आज ट्रंप की तरफ से ट्वीट आ गया है कि रिलीज इमरान खान। और अमेरिका की कॉलोनी हमेशा से रहा है और कुछ रहे ना रहे, लेकिन वहां की फौज जरूर अमेरिका की गुलाम रही है। तो इमीडिएट से वहां सिपाही रेंजर भी हटा दिए गए और जो सैनिक जो उन्होंने पहले उसको आर्मी के हवाले किया था, डी चौक को, इस्लामाबाद के जो मेन, जैसे हमारा विजय चौक है ऐसे वहां का डी उस चौक को आर्मी के हवाले किया था। लेकिन बाद में आर्मी ने ही अनाउंसमेंट कर दिया कि हम अपने नागरिकों पर गोली नहीं चलाएंगे। तो आप इसको मान सकते हैं कि धीरे धीरे ये श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह एक तीसरा कदम है और फॉल ऑफ इस्लामाबाद है। जैसे कोलंबो ढहा था, जैसे ढाका ढहा था, ऐसे ही आज इस्लामाबाद भी ढह गया।
और कुछ खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि वहां के प्राइम मिनिस्टर शाहनवाज ने और वहां के जो मंत्री थे, हालांकि वो जो वहां के गृह सेना की तरफ से, वो वहां से फरार हो चुके हैं। अगर ये भीड़ मेरे दफ्तर की तरफ आ गई तो कभी भी मुसोलिनी बना सकती है और कोई बड़ी बात नहीं होती। ऐसा होते हुए हम देख भी सकते हैं। अब आज शांति है, फिलहाल शांति है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है, मान सकते हैं आप। इमरान खान ने जितने भी डिमांड्स की हैं वो वहां की हुकूमत के लिए, हुकूमत तो है नहीं वहां पर, सरकार के नाम पे तो सिर्फ एक मुखौटा है, असली सरकार तो वहां की फौज ही है। तो वहां की आर्मी के लिए मानना असंभव है, और अगर वो उसको मान लेते हैं तो फिर उनका जीवित रहना असंभव है। और एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। वैसे भी पाकिस्तान में एक बहुत पुरानी कहावत है जिया उल हक के टाइम से कि कब्र एक है और मुर्दे इंसान दो हैं। अब ये उसकी किस्मत है कि उस कब्र में किसका नंबर आता है, चाहे तानाशाह का आए या तानाशाह को लाने वाले का आए। जैसे जिया उल हक था और भुट्टो था, तो भुट्टो और उसमें से एक को जाना था, एक चला गया। तो ये वहां की रिवायत है या वहां का एक फेक कंट्री है, चूंकि वो बन नहीं, आज तक कोई देश नहीं बन पाया। आप एक चीज इमेजिन करें, जिस देश का राष्ट्रगान फारसी में हो, जी जिसकी धार्मिक भाषा अरबी हो, जिसकी सरकारी भाषा हो, जिसकी राष्ट्रभाषा उर्दू हो, और वहां से पंजाबी बोलने वाले हो, तो उसका अपना क्या है? अपने तो उनके हथियारों के नाम भी नहीं है। हथियारों के नाम भी वो गाजी और देते हैं जो अफगानिस्तान के और तुर्कमेनी और तुर्कों के थे। भगत सिंह को उन्होंने भुला दिया, दुल्ला भट्टी को उन्होंने भुला दिया, लाला लाजपत राय को उन्होंने भुला दिया। तो फेक झूठ के या कोई भी सत्ताधीश, उसे आज भी जाना है और कल भी जाना पड़ेगा। अब यहाँ आते हैं कि ये सब कैसे हो गया और एकदम इतनी तरीके से वहां पे ये परिवर्तन या जिसको इनकलाब वो कह रही हैं वो कैसे ले आया। देखिए, जो कार्यकर्ता होता है, जो सड़क पर जनता आती है, जुलूस निकालने वाले, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले, उनको भी मालूम नहीं होता कि उनसे क्या कराया जा रहा है। ऐसा ही मीडिया होता है, सहाफी होते हैं, पत्रकार होते हैं, पत्रकार भी नहीं जानते, या जो मोटिवेटर हैं वो भी नहीं जानते कि उनसे क्या कराया जा रहा होता है। और इसके पीछे एजेंसीज होती हैं, वो इतनी गहराई से और इतनी बारीकी से उस सबको मैनेज करती हैं। आप एक चीज देखिए कि इमरान खान की जो वाइफ है बुशरा बीबी जी, वो थोड़ा धार्मिक महिला है, राजनीति से कभी उनका वास्ता नहीं रहा और सार्वजनिक मंचों पर नहीं आती। जी लेकिन पिछले 2-3 दिन से वो जिस तरीके के भावनात्मक भाषण दे रही हैं या जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, इसका मतलब कोई ना कोई उनको बहुत गहराई से ब्रीफ करने वाला है। और जिस तरीके से, जिस ढंग से इन्होंने ये पूरे इसका आयोजन किया, उस आयोजन करते हुए अटक का पुल तोड़ा हो, चाहे चुंगी नंबर 26 तोड़ी हो, या इस्लामाबाद के अंदर आते चाइना चौक से पार करते करते आज वो डी चौक तक आ गए हूं, तो इस स्ट्रेटेजी के पीछे कोई तो आदमी रहा होगा। इमरान खान जेल में है, लेकिन उसको एक एक चीज की खबर है, तो दिखाई हमें कुछ और देता है, होता कुछ और है। और एक गुलाम देश की इससे ज्यादा कोई ताकत नहीं होती और इससे ज्यादा उसको पूछने की हिम्मत नहीं होती। वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बफर स्टेट बन जाए, और वो बफर स्टेट पख्तूनिस्तान बन सकता है, खैबर पख्तूनख्वा बन सकता है। क्योंकि अगर सेंट्रल एशिया को, जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या जो पूर्व सोवियत के देश थे, उनको सेव करने के लिए या उन पर निगरानी रखने के लिए भी एक जगह चाहिए अमेरिका को, ब्रिटेन को, और वो बिल्कुल एक बफे की तरह इस्तेमाल करने के लिए, मुझे लगता है एक बफे की तरह इस्तेमाल कर सके और सबको कंट्रोल कर सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। हमें आपने बहुत अहम जानकारी हमें दी। तो डी चौक तक पहुंच चुके इमरान के समर्थक, इस पूरे प्रदर्शन को उनकी पत्नी बुशरा इमरान लीड कर रही हैं। पीटीआई के कारकुन हैं, और अब बात करेंगे अधिसूचना जारी, चुनाव की तैयारी।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 6 रिक्त सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इन सीटों पर 20 दिसंबर को चुनाव होंगे। नतीजे इसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से 3 सीटें आंध्र प्रदेश की हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उड़ीसा की एक सीट पर चुनाव कराए जा रहे हैं। सभी सीटें मौजूदा सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। और अब बात करेंगे वो भयावह त्रासदी बलिदानियों को श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र पुलिस वॉच ऑर्गेनाइजेशन ने 26/11 आतंकवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों और नागरिकों को बलिदान का सम्मान करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुंबई में आयोजित इस समारोह में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावारकर और विधायक अतुल सावे और बॉलीवुड अभिनेता जैकी भवानी भी शामिल हुए। उन्होंने 2008 में देश को हिला देने वाली भयानक हमलों के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक अलग समारोह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CST में जनरल रेलवे पुलिस GRP ने भी त्रासदी के पीड़ितों को याद किया। बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई के कई हिस्सों में पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों की तरफ से एक साथ किए गए हमलों में कम से कम 166 लोगों की जान चली गई थी और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। और बात करेंगे 175 साल पुराना ढह गया पुल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 175 साल पुराने ढह गए पुल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहाँ संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री का कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। धारा बनाया। साथियों, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। साथियों, आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है, हमारे लिए गाइडिंग लाइट बना हुआ है। साथियों, भारत के भविष्य का मार्ग अब बड़े सपनों, बड़े संकल्पों की सिद्धि का है। आज देशवासी का एक ही ध्येय है, विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत का मतलब है जहां देश के हर नागरिक को
एक क्वालिटी लाइफ मिल सके, डिग्निटी ऑफ लाइफ मिल सके। ये सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का भी बहुत बड़ा माध्यम है और ये संविधान की भी भावना है। इसलिए बीते वर्षों में देश में लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक समानता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बीते 10 वर्षों में 53 करोड़ से ज्यादा ऐसे भारतीयों का बैंक खाता खुला है जो बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ ऐसे भारतीयों को पक्का घर मिला है जो कई कई पीढ़ियों से बेघर थे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसी महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है जो बरसों से अपने घर में गैस पहुंचने का इंतजार कर रही थी। हमें आज के जीवन में बहुत आसान लगता है कि घर में नल खोला और पानी आ गया, लेकिन देश में आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 3 करोड़ घर ही ऐसे थे जिनमें नल से जल आता था। करोड़ों लोग तब भी अपने घर में नल से जल का इंतजार कर रहे थे। मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने 5-6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल देकर नागरिकों का और विशेषकर महिलाओं का जीवन आसान बनाया है। संविधान की भावना को सशक्त किया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान की मूल प्रति में भी प्रभु श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी सभी के चित्र हैं। भारत की संस्कृति के प्रतीक इन चित्रों को संविधान में इसलिए स्थान दिया गया ताकि वो हमें मानवीय मूल्यों के प्रति सजग करते रहे। ये मानवीय मूल्य आज के भारत की नीतियों और निर्णयों का आधार है। भारतीयों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए नई न्याय संहिता लागू की गई है। दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमने थर्ड जेंडर को उनकी पहचान और उनका हक दिलाने के लिए भी कदम उठाए हैं। हमने दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई हैं। साथियों, आज देश का बहुत ज्यादा जोर देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर है। एक समय था जब पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन्स को बैंक में जाकर साबित करना होता था कि वो जीवित है। आज सीनियर सिटीजन्स को घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स की सुविधा मिल रही है। करीब करीब 1.5 करोड़ सीनियर सिटीजन्स अब तक इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। आज भारत वो देश है जो हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है। आज भारत वो देश है जो 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को फ्री हेल्थ केयर की सुविधा देता है। देश के हजारों जन औषधि केंद्रों पर आज 80% डिस्काउंट पर सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। एक समय में हमारे देश में
इम्यूनाइजेशन की कवरेज भी 60% से भी कम थी। करोड़ों बच्चे हर साल टीकाकरण से छूट जाते थे। आज मुझे संतोष है कि अब मिशन इंद्रधनुष की वजह से भारत में इम्यूनाइजेशन की कवरेज 100% पहुंच रही है। आज दूर सुदूर के गांवों में भी समय पर बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। इन प्रयासों ने गरीबों की, मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी चिंता कम की है। साथियों, आज देश में कैसे काम हो रहा है उसका एक उदाहरण एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अभियान भी है। देश के 100 से अधिक ऐसे जिले जिन्हें पिछड़ा कहा जाता था, हमने उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट माना और वहां हर पैरामीटर में विकास की गति तेज की गई है। आज देश के अनेक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दूसरे जिलों से बहुत बेहतर कर रहे हैं। अब इसी मॉडल के आधार पर हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी शुरू किया है। साथियों, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से परेशानियां खत्म करने पर भी आज देश का बहुत ज्यादा जोर है। कुछ साल पहले तक भारत में 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जो शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते थे। उन घरों में बिजली कनेक्शन ही नहीं था। सबको बिजली का मुफ्त कनेक्शन देकर देश ने उनके जीवन। और वापस आते हैं खबरों पे। उन्नाव जिले के शुक्लागंज में मंगलवार को गंगा नदी पर बना 175 साल पुराना पुल ढह गया। पुल का बड़ा हिस्सा नदी में गिर गया। ये पुल उन्नाव और कानपुर के बीच अहम संपर्क था। पिछले 3 सालों से बंद था। इसके बंद होने से लाखों लोग को आने जाने पर असर पड़ रहा था, क्योंकि कानपुर से उन्नाव जाने वालों के लिए यही रास्ता हुआ करता था। कई बार इसके निर्माण की मांग उठी, इंजीनियर भी आए, लेकिन इसकी हालत खराब होने की वजह से इस पर चल नहीं सके। लोगों का कहना है कि सरकार चाहती तो पुल की मरम्मत कराई जा सकती थी, लेकिन अब यह पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई है। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जन्म से रह रहा हूँ और यह हमारे नगर की शांति गंगा घाट का ये पुराना पुल जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ था, ये ऐतिहासिक विरासत थी और सरकार की और अधिकारियों की ढीला हवाली से ये पुल आज धराशायी हो गया, जिसका मुझको बहुत खेद है। अब वर्तमान में जो हमारे चेयरमैन हैं माननीय कौमुदी पांडे जी, उनके प्रतिनिधि संदीप पांडे जी, उन्होंने इस मुद्दे को इसको मुद्दा बनाया था कि मैं इसको चालू कराऊंगा और चालू करा कि आज ये पुल धराशायी हो गया, जिसकी पूरी जवाबदेही सरकार की और अधिकारियों की है। छतपल कहाँ से आ रहे हैं? यही पुल पे गए थे। क्या हुआ? पुल की कंडीशन क्या हो गया? पुल करीब 40 फुट गिर गया है अंदर। अच्छा, इस पुल का इतिहास क्या है और क्या है? पुल अंग्रेजों के ज़माने का है, 1857 का बना हुआ। 57 था। क्या उम्मीद थी कि अगर रिपेयरिंग हो जाती तो चल सकता था। अच्छा, मगर चलने लायक नहीं है। सरकार को चाहिए दूसरा पुल इधर बनवा दिया जाए। और अब बात करेंगे नहीं मिली जिंदगी की भीख। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU के लॉरी कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टरों की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक मरीज ने सीने में दर्द से जूझते हुए डॉक्टरों से इलाज की गुहार लगाई, लेकिन संवेदनहीनता का ऐसा स्तर देखने को मिला कि मरीज की मौत हो गई। तीमारदारों ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें मरीज के हाथ जोड़कर डॉक्टरों से मदद मांगते हुए देखा जा सकता है। इस घटना ने चिकित्सा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि KGMU के लॉरी कार्डियोलॉजी विभाग में दुबग्गा निवासी अबरार अहमद को सीने में तेज दर्द हुआ। वह खुद दोपहिया वाहन से लॉरी कार्डियोलॉजी विभाग पहुंचे। उनके बेटे सैफ के अनुसार डॉक्टर के निर्देश पर उन्हें 3-4 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन इसके बाद मरीज के नाक और मुंह से खून निकलने लगा। मरीज ने दर्द से तड़पते हुए डॉक्टर से इलाज के लिए हाथ जोड़े, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। आरोप है कि जब मरीज की सांसें थम गईं, तभी डॉक्टर उन्हें देखने पहुंचे और तीमारदारों को बाहर निकाल दिया गया। देखिए ब्लड वगैरह आ रहा है।
ये देखिए ब्लड वगैरह आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये भी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई ध्यान, मशीन वगैरह कुछ लगाए नहीं, ब्लड वगैरह ऐसा आ रहा है। ये देखिए ब्लड वगैरह आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये भी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई ध्यान, मशीन वगैरह कुछ लगाए नहीं, ब्लड वगैरह ऐसा आ रहा है। ये देखिए ब्लड वगैरह आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये भी यहाँ खड़े हुए हैं। और अब बात करेंगे राणा के वंशजों में विवाद। उदयपुर जिला प्रशासन ने शहर में स्थित सिटी पैलेस में विवाद हिस्से के लिए रिसीवर नियुक्त किया है। अधिकारियों के अनुसार ये फैसला विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों के पूजा स्थल धूणी के दर्शन के लिए प्रवेश करने को लेकर सोमवार रात हुए तनाव के बाद किया गया है। बता दें कि विश्वराज सिंह को सोमवार को उदयपुर के पूर्व राज परिवार के मुखिया के रूप में गद्दी पर बैठाया गया था। महेंद्र सिंह मेवाड़ विश्वराज के पिता और उनके छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच विवाद है और सिटी पैलेस विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ में के नियंत्रण में है। बड़ी पोल से धूणी तक के हिस्से में रिसीवर नियुक्त किए जाने के बाद विश्वराज सिंह सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे धूणी के दर्शन करने के बिना ही अपने निवास चले गए। समारोह के नाम पर ये अतिक्रमण करने की कोशिश है। इसी वजह से किसी भी बाहरी शख्स के मंदिर या सिटी पैलेस में जाने पर रोक लगा दी गई। कल विवाद पैदा हुआ था, जिसमें हमने कई बार पैलेस के लोगों के साथ नेगोशिएशन किया कि वो कितने लोगों को अंदर अलाउ कर सकते हैं। तो 10 से 12 बार से ज़्यादा नेगोशिएशन किया गया, जो नेगोशिएशन हमारी फेल हो गई। उस नेगोशिएशन को फेल होने के बाद कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके बाद हमने उसको सीआरपीसी के तहत उसको रिसीवरी में लिया है और थानाधिकारी घंटाघर को उसका रिसीवर नियुक्त किया है। रिसीवर का मतलब ये है कि वो उतना जो विवादित स्थान है वो सरकार के कब्जे में रहेगा और उसके बारे में आगे क्या निर्णय है, दोनों पक्ष अपना अपना, अब तो न्यायालय में मामला चलेगा, अपना पक्ष देंगे, जवाब देंगे और उसके बाद उसके बारे में। सिटी पैलेस पोजीशन तो उनका है और इसीलिए ये सब लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए मैं पैलेस में जा ही नहीं रहा हूँ। शायद आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन क्योंकि कल एक खास अवसर था इसलिए पहले धोख देने के लिए जाना मैं समझता था। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।